वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में मॉली को देखते हैं, जिसकी लाइफ कोई इजी नहीं थी क्योंकि वो शुरुआत से ही बचपन से ही ब्लाइंड थी और इसी वजह से आज उसके वर्क प्लेस से उसे धक्के मार कर निकाला जा रहा था। और उसके जो बॉस थे वो बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। वहाँ तक वो तो उसे निकाल ही रहे थे, साथ में उसके पर्सनल लाइफ को भी लेकर उसे टॉन्ट मार रहे थे और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम जैसी लड़की क्या क्या कर सकती है। मैंने तो ये भी सुना है कि तुमने पैसों के लिए अपने बॉयफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लिया था और यहाँ पर तुम प्रिटेंड कर रही हो, वो भी प्योर बनने का। वो मैं तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें देख नहीं सकता हूँ। पर वहाँ पर मॉली उनसे भीख मांग रही होती कि जॉब से उसे ना निकाले और उसे इस काम की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। पर उसके फैमिली को भी लेकर उसके बॉस उस पर बहुत ज़्यादा ही बुरी बुरी बातें कह रहे होते हैं, क्योंकि मॉली की जो फैमिली थी वो पहले बहुत ही ज़्यादा अमीर थी, पर समय के साथ उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई। फिर उसके बाद जो भी आस पड़ोस थे और बाकी सब लोग, उसके बारे में भी पता चला और कोई भी उसकी अब रिस्पेक्ट नहीं करता था। और यहाँ पर मॉली को उस नौकरी से इसलिए निकाला जा रहा था क्योंकि उसके बॉस उस पर चोरी का ब्लेम लगा रहे थे, जबकि ये चोरी किसी और ने किया था। और वहीं पर उसे अपने पास्ट का याद आता है, जहाँ पर मॉली एक आदमी के सामने खड़े होकर उनसे भीख मांग रही होती है। और ये सिलसिला 5 साल पहले का बात था, जहाँ पर मॉली इसलिए उस आदमी के पास आई थी ताकि वो इंसान जय को परेशान ना करे और उसे टॉर्चर ना करे, क्योंकि वो इंसान जय को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया करता था। और वहाँ पर उस इंसान का कहना ये था कि अगर वो जय से ब्रेकअप कर लेती है तो वो उसके बारे में सोचेगा और उसके बाद ब्रेकअप करने के बाद उसे उसके पास आना होगा। पर इसमें मॉली उनसे भीख मांग रही होती है कि ऐसा कुछ भी ना करने को उसे बोले और उसे जय से ब्रेकअप भी नहीं करना है। पर वहाँ पर वो इंसान उसे बोल देता है कि अगर तुम जय से ब्रेकअप नहीं करोगी तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी कोई मदद करने वाला हूँ। और जय और मॉली अब एक दूसरे के गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड थे और इस वजह से वो इंसान बस मॉली का फ़ायदा उठाना चाहता था और बस वो चाहता था कि जय से उसका ब्रेकअप भी हो जाए। और जब ये सब सिलसिला चल रहा था तब उस समय जय किसी बीमारी से भी गुजर रहा था और वो इंसान जो उसके सामने था वो उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसकी मदद करेगा, पर अब उस प्रॉमिस के बदले वो इतना कुछ उससे चाहता था। और अब मॉली के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इसी वजह से जब वो कुछ भी नहीं कर पाई, इसी वजह से उस समय वो उस बात को मान लेती है और यहीं प्रेजेंट में वो इंसान बस उस मॉली को उसकी ब्लाइंडनेस की वजह से उसे और ज़्यादा परेशान कर रहा था। तभी वहाँ पर जय आता है और जय को देखते ही वो इंसान तुरंत घबरा जाता है। और जब मॉली को ये बात पता चलती है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि जय है, तब वो थोड़ा घबरा जाती है और वहाँ रोते हुए बस जय से माफ़ी मांग रही थी और कहती है कि 5 साल पहले जो भी कुछ हुआ था उसमें ही उसकी सारी गलती थी। और यहीं पर वो उस पास को देखते हैं जहाँ पर मॉली बस जय से ब्रेकअप कर लेती है और वो अच्छा रीज़न भी नहीं देती है जब वहाँ पर जय पूछता है, क्योंकि जय को उस समय समझ में आ रहा था कि मॉली किसी वजह से कर रही है। पर धीरे धीरे मॉली उसका और उसके अनाथ होने का रीज़न पर भी उस पर मजाक बनाने लगती है और उसका इंसल्ट कर रही होती है, क्योंकि मॉली की जो फैमिली थी वो जय को इसलिए पाल रहे थे क्योंकि ताकि वो मॉली का हमेशा ख्याल रखे, क्योंकि मॉली तो बचपन से ही नहीं देख सकती थी। पर इसी वजह से आज प्रेजेंट में मॉली अभी जय से माफ़ी मांग रही थी और कहती है कि जो भी गलती हुई थी उसमें सारी गलती उसकी थी। पर वहाँ पर जय अच्छा बनने का शायद अभी बस नाटक कर रहे थे और इस वजह से मॉली को भी पता नहीं चल पाता है। और वहाँ पर जय उसे बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ तो सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जय उसे घर लेकर जाते हैं और ये घर कोई और घर नहीं था बल्कि मॉली का ही घर था, जहाँ से वो बचपन से रहा करती थी और जय के साथ रहती थी अपनी फैमिली के साथ। पर उसके फैमिली के बैंकरप्ट होने के बाद जय और मॉली ही एक दूसरे का सहारा था और इसी वजह से दुनियादारी भी उनका फ़ायदा उठा रही थी। पर उस समय जय उससे प्रॉमिस किए थे कि जब वो वापस से अमीर बनेंगे, वो खुद अपने मेहनत से, तब वो इस घर को वापस से ले लेंगे। और आज वही चीज़ को वो साबित कर दिए थे 5 साल बाद। और यहीं पर मॉली जय से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि जय अपने बात पर अड़े रहे और उस बात को साबित भी कर दिए थे।
और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर मॉली अपने उसी रूम में थी और अपने रूम को फील कर कर उसे लग रहा था कि ये घर बिल्कुल नहीं बदला है, जैसा पहले था वैसा अभी भी है। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी अपने घर में आकर। पर तभी वहाँ पर उसे जे का आवाज़ सुनाई देता है और उसे लग रहा था कि जे अभी तक सोया नहीं है, इतनी रात हो गई है। फिर वो खुद ही चेक करने के लिए चली जाती है और उसे पता चलता है कि जे फ़ोन पर बात कर रहा है और वहाँ पर वो एंगेजमेंट के बारे में भी बोल रहा था। तब मॉली को लगने लगा था कि जे अभी भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उसे सरप्राइज़ देना चाहता है। फिर उसके बाद जब जे को पता चला था कि वहाँ पर उसका कोई बात सुन रहा है, तब मॉली को वो देखकर हल्का सा स्माइल करता है और वो कोई खुशी वाला स्माइल नहीं था, देखकर साफ पता चला था। पर बेचारी मॉली वहाँ पर ये सब कुछ देख नहीं पाती और उसे जे का चालाकी भी पता नहीं चल पाया था। वहाँ पर जे मॉली से कहता है कि मॉली, तुम्हारे बर्थडे आने वाला है ना कुछ दिन में, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज प्लान करके रखा है। और बस इतना सुनना ही था कि मॉली वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। बाद मॉली जे को 5 साल पहले जो भी कुछ हुआ था और उसने ऐसा उसके साथ क्यों किया था, वो रीज़न पूरा उन्हें बताना चाहती थी। पर उससे पहले ही जे बिना कुछ सुने ही वहाँ पर मॉली का चुप कर देते हैं और कहते हैं कि मॉली, अब हमें पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहिए, हम प्रेजेंट में जी रहे हैं तो उसी में हमें अच्छे से जीना चाहिए। और ये सुनकर मॉली को लग रहा था कि जे उसे इतना प्यार करता है कि वो उसे माफ़ भी कर दिया है। और अब कुछ दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर मॉली एक बहुत ही बड़े से जगह पर आई हुई थी, जहाँ पर बहुत सारे लोग भी थे और मॉली अपने सुंदर से वाइट ड्रेस में वहाँ आई थी। उसके साथ रूरू भी थी। रूरू भी बहुत अच्छी लग रही थी। पर वहाँ पर रूरू मॉली के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मॉली इतने सालों से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम सही थी। पर अब जे के आने के बाद रूरू को लग रहा था कि मॉली के लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और वो वहाँ पर पार्टी का शुरुआत जे से होता है। जे वहाँ पर और सभी को आने के लिए थैंक यू कहते हैं और मॉली का दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि जे अब किसी समय भी मॉली को वहाँ पर बुला सकते हैं। पर वहाँ पर मॉली के चेहरे पर जो खुशी जे देख रहे थे, उतना ही खुशी उन्हें इस बात का था कि जब मॉली को सच पता चलेगा तब उसे कैसा लगेगा। और मॉली उठने ही वाली थी जे के पास जाने के लिए, पर तभी वहाँ पर जे अपनी रियल फियांसे को बुलाते हैं जिसका नाम सीसी था। और सीसी वहाँ पर आकर सभी को थैंक यू कहती है कि उनके एंगेजमेंट पार्टी में आने के लिए। और ये सब सुनकर मॉली के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था और उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था जो भी कुछ उसने अभी सुना था। यहाँ पर रूरू को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वो जे पर। फिर उसके बाद जे सीसी को मॉली से भी मिलवाता है और वो भी ये बात कह कर कि सीसी मॉली मेरी बहन है, हम लोग बायोलॉजिकल सिस्टर्स ब्रदर तो नहीं हैं, पर इसकी फैमिली ने मेरा हम बचपन से ही ध्यान रखा था। और वहाँ पर सीसी को देखकर लग रहा था कि वो मॉली से मिलकर खुश है, पर वहाँ पर मॉली बहुत ज़्यादा ही दुखी थी क्योंकि वो जैसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और जो भी उसने कुछ किया था वो भी सिर्फ अपने जे के लिए। पर आज उसे ये सब कुछ मिल रहा है उसके बदले, तो वो तो दुखी तो होगी ही ना। और वहाँ पर जे जानबूझकर मॉली से कहता है, मॉली क्या तुम अपनी सिस्टर इन लोग को कांग्रेट्स नहीं कहोगी? और मुझे वहाँ पर ये सुनकर रूरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जे पर वहाँ पर मॉली रूरू को इशारे में शांत होने के लिए कहती है और वहाँ पर मॉली जे और सीसी को उनके एंगेजमेंट पर कांग्रेस भी कहती है। पर जे पास में आकर वहाँ पर उसके कान में कहते हैं, क्यों बुरा लग रहा है कि तुम नहीं कर पाई मेरे लिए? यहाँ तक तुम्हारी फैमिली ने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया था ना, और तुमने क्या कहा था कि मैं तुम्हारी फैमिली का डॉग हूँ? कम से कम उस डॉग की शादी पर तो तुम्हें खुश होना चाहिए। और वहाँ पर मॉली को अपने उसी पास्ट का याद आता है जब उसने जैसे ये सब कुछ कहा था। क्यों उसने तो इसलिए कहा था ताकि जे उस पर से गुस्सा होकर वहाँ से हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला जाए। बाद मॉली सबसे पहले ड्रिंक उठाती है और जे और सीसी को कांग्रेस कहती है और वो ड्रिंक वो पी लेती है। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर सीसी तो खुश हो जाती है और वहाँ पर जे और मॉली को एक दूसरे से बात करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं वहाँ से। पर वहाँ पर जे उसके पास फिर से आकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने इतने सालों में क्या क्या काम किए हैं, तुम्हें उन लोगों के पास वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतने ही पैसों की ज़रूरत है तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें पर मंथ
50,000 तो दे ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। और ये सुनकर वहाँ पर मौली को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक जोरदार तमाचा खींच कर लगाती है। फिर उसके बाद अब गाड़ी में देखते हैं जहाँ पर मौली बहुत ज़्यादा रो रही थी और रूरू उसे चुप करा रही थी। पर वहाँ पर रूरू कहती है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी लाइफ में भले ही कोई ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ोगी और हमेशा उस पल मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तुम्हारी मदद करने के लिए। उसके बाद रूरू मौली से ये भी कहती है कि तुम्हें अब वो जगह रहने की ज़रूरत नहीं है, उस जगह पर तुम अपना सामान पैक कर कर मेरे साथ आ जाओ रहने के लिए। और इस पर मौली वहाँ पर रूरू की बात मान लेती हैं और जब वो अंदर जाती हैं और अपना ड्रेस चेंज कर कर सामान को लेकर जा ही रही थी तभी उन्हें कुछ आवाज़ें आती है और वहाँ पर जे और सीसी एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। और जब वहाँ पर मौली को ये बात पता भी चलती है कि ये सब उसके आंखों के सामने हो रहा है और वहाँ पर जे जानबूझकर मौली को ये सब कुछ दिखाना चाहता था, तब तो और ही ज़्यादा मौली को वहाँ पर बुरा लग रहा था। और गाड़ी में आकर वापस वहाँ पर रूरू के सामने मौली और ज़्यादा रोने लगती है। फिर उसके बाद रूरू मौली का वो हालत देखकर उसे जे पर और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहाँ पर मौली रूरू से प्रॉमिस करती है कि वो एक जॉब ढूंढकर ज़रूर रूरू की मदद करेगी, वो उस पर बर्डन कभी भी नहीं बनेगी। पर इस पर रूरू कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। पर साथ में रूरू ये भी चाहती थी कि मौली इंडिपेंडेंट बने। और वहाँ पर पार्लर मसाज में जहाँ पर मौली काम करती थी वहाँ पर वो रिसेप्शन पर ही काम किया करती थी। पर वहाँ की जो मैनेजर थी वो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी और मौली का फ़ायदा उठाती थी और जानबूझकर वो वहाँ के कस्टमर के रूम में मौली को भेज देती थी। पर जब मौली अंदर आती है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि वहाँ जे है, तब वहाँ पर जे से वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद जे उल्टा उसी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या मैंने जितना ऑफ़र तुम्हें किया था वो तुम्हारे लिए कम था, तो तुम अपना खुद का प्राइस बता दो तो मैं उस पर तुम्हें सोच कर बताऊँगा। और ये सब सुनकर वहाँ पर मौली और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि जे उसका इंसल्ट कर रहा था और उसी बीच में उन दोनों में बहुत फाइट होने लगता है और मौली उसी फाइट की वजह से उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है मौली को। और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर रूरू उसकी आंखों के सामने आती है और उसे पता चलता है कि उसे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि डॉक्टर बताते हैं कि आगे चलकर शायद मौली अपने हेयरिंग पावर को भी खो सकती है। पर वहाँ पर मौली रूरू से पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई, जिस पर वहाँ मौली को पता चलता है कि जब वो जैसे फाइट कर रही थी उसके बाद ही उसका ये हालत हो गया था और वो यहाँ पर पहुँच गई थी। ये जो भी कुछ हेयरिंग पावर शायद लॉस होने वाला है वो भी साइकोलॉजी प्रॉब्लम की वजह से। पर वहाँ पर मौली के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इलाज करवा सके अपना। वहाँ रूरू से प्रॉमिस करती है कि वो चिंता ना करे, वो हर मुमकिन कोशिश करेगी जो उसकी मदद हो सके। पर वहाँ पर मौली जब अकेली होती है तब वो जय को कॉल करती है और वहाँ पर जय से कहती है कि जो ऑफ़र तुमने दिया था मुझे क्या वो अभी भी वैलिड है, जिस पर वहाँ पर जय कह देता है कि हाँ। पर वहाँ मौली कहती है मुझे 50,000 नहीं बल्कि एक ही साथ 5 लाख चाहिए। पर वहाँ पर जय कहता है ठीक है मैं ये तुम्हें दे दूंगा, पर उससे पहले मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। पर वहाँ पर अब उनके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है जहाँ पर जय ही अपना इंटरव्यू दे रहे थे और वो अपने न्यू प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे जो ब्लाइंड लोगों के लिए है और वो आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा सबकी हेल्प करेगी। पर वहाँ पर जो भी रिपोर्टर थे वो पूछते हैं कि आप अपने नए प्रोडक्ट को इतना सस्ता क्यों रखे हुए हैं, जिस पर जय कहते हैं कि मैं क्यों ही ना सस्ता रखूं, ब्लाइंड पीपल के लिए ही तो मैं ये सब कुछ कर रहा हूं और अगर मैं अभी ही उनका प्राइस बढ़ा दूंगा तो वो अफोर्ड कैसे कर पाएंगे और उसका अच्छा क्वालिटी कैसे लोग देख पाएंगे। पर ये सब सुनकर वहाँ पर मौली खुश हो रही थी क्योंकि उसे याद था जब बचपन में जय उससे प्रॉमिस किया था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तब मौली के लिए ऐसा डिवाइस बनाएगा जो उसकी मदद करेगा और बाकी सब लोगों के लिए भी। पर जय मौली को देखता है तब उसे देखते ही उसे बहुत ज़्यादा ही डिस्गस्टिंग फील होने लगता है और उसे अपना वही टाइम याद आता है जब किस तरह से मौली उसने उसे बहुत कुछ कहकर वहाँ से धक्के मार कर निकलवा दिया था। और ये सब कुछ जब उसे ये समझ में आता है कि उसने जो भी प्रॉब्लम को सहा था वो सब कुछ मौली के लिए, पर फिर भी मौली उसका अप्रिशिएट कभी नहीं की, तब उसे और ज़्यादा बुरा लगा था। अब वही प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर
सभी लोगों के सामने एक वीडियो प्ले होता है और वो वीडियो कुछ और नहीं बल्कि मौली का था, जिसमें वो बहुत ही बुरे हालात में थी और सभी लोग उसे देखकर उसका बात बना रहे थे कि कैसी लड़की है, ऐसी लड़की हमारे बीच में, हमारी सोसाइटी के बीच में रहती है, मुझे तो उसके पास रहकर भी बहुत ही ज़्यादा डर्टी फील हो रहा है। और ये सब सुनकर वहाँ पर मौली को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ तो जय भी इस बात से हैरान था कि ये वीडियो आखिर आया तो आया कहाँ पर। वहाँ पर जो सीसी थी वो उस वीडियो को देखकर बहुत ही ज़्यादा हंस रही थी, पर रूरू ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में जय के पास जाती है और उसे जोरदार तमाचा खींच कर लगाती है, क्योंकि उसे तो लग रहा था यही कि जो भी कुछ अभी दिखाया जा रहा है वो भी जय की वजह से। और वहाँ पर जय को रूरू सब कुछ बता देती है कि 5 साल आखिर क्या हुआ था पहले और किस तरह से मौली ने उसकी मदद की थी। और वहाँ पर जब मौली अपने आप को चूज़ कर सकती थी तब वो अपने आप को छोड़कर जय को चूज़ करती और उसके लिए सब कुछ की थी। वहाँ पर जय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रूरू क्या कह रही है और वो उससे क्लियरेंस चाहता था, पर वहाँ पर रूरू पूरे अच्छे से बता देती है कि जब तुम उतने बड़ी बीमारी से गुजर रहे थे और अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे तब सब कुछ वहाँ पर मौली को पता था और वो उस इंसान के पास गई थी जो कर सकता था। पर वहीं पर साइड में मौली अपने कान को पकड़कर बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो अपने उसी टाइम को याद कर रही थी कि जब अब से वहाँ पर जय उसका ख्याल रखा करता था, वो उसके हर एक मुश्किल टाइम में उसके साथ रहा करता था। पर आज वो सब कुछ भी नहीं था, आज तो वही उसका दुश्मन बना फिर रहा था। वहीं प्रेजेंट में जब मौली का सच उसे पता चलता है कि मौली ने उसके लिए कितना कुछ किया था, तब उससे और ज़्यादा बुरा लग रहा था जय को। और वो वहाँ पर मौली के पास आकर माफ़ी मांग रहा था, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि रूरू मौली को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि इतना कुछ सहने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर जब मौली को होश आता है तब उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसे जितना सुनाई देता था उससे बहुत ही ज़्यादा कम उसे सुनाई दे रहा है। और बाहर जब वो जैसे जैसे पास जा रही थी उसे बाहर से वहाँ पर रूरू और जय का आवाज़ सुनाई दे रहा था जो एक दूसरे से बहस कर रहे थे। रूरू बस जय को वार्न कर रही थी कि वो अब मौली के लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। उसकी वजह से मौली ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ तकलीफ झेला है। अब वो अपनी दोस्त को और कुछ तकलीफ में नहीं देख सकती थी, पर वहाँ पर जय अपने दोनों हाथ को जोड़कर वहाँ पर रूरू से भीख मांग रहा था और वो चाहता था कि बस वो मौली के लिए सब कुछ करे अब। और वहाँ पर मौली से वो बस माफ़ी मांगना चाहता था। और जब रूरू उसकी इतनी सी भी बात नहीं मान रही थी तब वहाँ जय अपने घुटने पर बैठकर भीख मांगने लगता है। और ये सब कुछ वहाँ पर मौली सुन रही थी और महसूस कर पा रही थी। और वहाँ पर रूरू गुस्से में कहती है कि जब मौली उस हालात में थी तब तुम कहाँ पर थे? तुम कहाँ पर थे उस समय? यहाँ अब जब उसके लाइफ में वापस आए हो तब बस उसके लिए और प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हो। तुम्हें पता भी नहीं है मौली ने तुम्हारे प्यार में क्या क्या किया है। पर वहाँ पर जब मौली खुद अंदर बुलाती है रूरू को तब इशारे में रूरू जय से कहती है कि यहाँ से चले जाओ। अगर मौली को पता चला कि तुम यहाँ पर हो तब उसे और ज़्यादा बुरा लगेगा। और वहाँ पर जय ना चाहकर भी उन्हें जाना पड़ता है, पर मौली को तो सब कुछ पता ही था। फिर उसके बाद वहाँ मौली और रूरू एक बीच के इलाके साइड जाते हैं जहाँ पर वहाँ अब मौली रहने वाली थी सबसे दूर और बहुत दूर। पर उसे कहीं ना कहीं जय का बार बार याद आ रहा था और उसे वही याद और ज़्यादा बुरा फील करवा रहा था। वहाँ पर रूरू उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, हर एक चीज़ के बारे में बताती है जिस रूम में वो रहने वाली थी। और साथ में रूरू को जो ये एक डिवाइस दिया था जिसके बारे में इंटरव्यू में बात हुआ था, वो डिवाइस सबसे पहले मौली को मिलता है। और वो ऐसा डिवाइस था कि उसमें कैमरा भी था और मौली अपने साथ वो जब भी रखेगी तो वो उसे बताएगा कि आपके सामने क्या है, शो के बारे में वहाँ पर मौली को वो बताएगा। और ये डिवाइस पाकर मौली बहुत ज़्यादा खुश भी होती है क्योंकि उसे तो पता ही था कि उस डिवाइस को आखिर किसने बनाया है और किस वजह से बनाया था, उसके पीछे कौन सा रीज़न था सबसे बड़ा। और उसी बीच में रूरू के बॉस का कॉल आ जाता है और वो तुरंत उसे कंपनी में बुला रहे थे। और ये चीज़ें सुनकर वहाँ पर रूरू को बुरा लगता है क्योंकि उसे मौली को अकेले छोड़कर जाना पड़ता। पर मौली उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो मेरी, मैं अपना ख्याल यहाँ पर रख लूँगी और
तुम तो बार बार मुझे कॉल करोगी और मेरे बारे में बताओगी और तुम्हें पता भी चलेगा। फिर उसके बाद रूरू मॉली को बाय बोलकर चली जाती है और मॉली अंदर रूम में एक जगह एक कोने में बैठकर बस वही सब कुछ याद कर रही थी और जे के बारे में याद कर रही थी। और इसी तरह से अब शाम हो जाता है। जब मॉली का नींद खुलता है तब उसे पता चलता है कि रूरू का कॉल आ रहा है और रूरू को पता चल गया था कि वहाँ पर मॉली अंधेरे में ही है, जिस पर मॉली को वो कह रही थी कि लाइट ऑन करने के लिए। तब वहाँ पर मॉली कहती है एक इंसान जो देख नहीं सकता है उसे लाइट हो उसके सामने या ना हो क्या ही फर्क पड़ता है, पर फिर भी वहाँ रूरू का बात मान लेती है वो। और जब कॉल कट होता है तब वो अपने नेविगेटर को कहती है, यानी जो वो कैमरा वाला डिवाइस था उसको कहती है कि मुझे बीच तक का रास्ता बताओ। फिर उसके बाद वो डिवाइस उसे बहुत अच्छे से बताता है कि कब गाड़ी आ रहा है तब रुक जाना चाहिए और कब क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद जब वो उस बीच में पहुंच जाती है तब वहाँ पर वो धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़ रही थी और उस समय वो डिवाइस उसे बता रहा था कि आगे खतरा, आगे मत जाइए। पर वहाँ पर मॉली के दिमाग में तो बस इतना ही था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके जाने के बाद ना ही रूरू पर कोई बर्डन होगा और ना ही जे को कुछ बुरा लगेगा उसके लिए। पर सही टाइम पर वहाँ पर जे आ गए थे और उसे बचा लिए होते हैं और उसे तो रूरू पर गुस्सा आ रहा था कि वो प्रॉमिस की थी कि वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। तब मॉली वहाँ पर होश में आकर कहती है कि तुम्हें रूरू को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मेरा फैसला था मैंने खुद ही लिया था और इसमें कोई भी तीसरा इंसान का गलती नहीं है। फिर उसके बाद अब रूम में देखते हैं जहाँ पर जे उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। फिर जो भी कुछ हुआ था वहाँ उस इंसिडेंट से जे बहुत ज़्यादा ही घबरा गए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि मॉली को वो हमेशा के लिए खो ना दे। और फिर भी अब मॉली को अपने सामने पाकर वो बहुत ज़्यादा संतोष मिल रहा था और वो मॉली से पूछते भी हैं कि आखिर उन्हें कुछ चाहिए खाने को, जिस पर मॉली उनसे कहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर उसके बाद जब वहाँ पर जे के पास कॉल आता है तब वहाँ वो किसी से अपॉइंटमेंट का बात कर रहे थे और वहाँ कॉल कट करने के बाद मॉली से वो कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लाइफ में अब वो हर एक खुशी लाऊंगा जिसका मैंने प्रॉमिस किया था। पर वहाँ पर मॉली कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मॉली एक जो साइकोलॉजी में एक्सपर्ट थी उनसे मिलने के लिए आई हुई थी। पर वहाँ पर जे कहते हैं कि अब तुम्हारा लाइफ यहाँ से अच्छा होना शुरू हो जाएगा। पर मॉली कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। पर वहाँ पर जे के फोर्स करने से वहाँ पर मॉली अंदर चली जाती है और जब वो अंदर जाती है तब उन्हें पता चलता है कि जो उनकी डॉक्टर हैं वो भी देख नहीं सकती हैं, पर फिर भी वो अपने लाइफ में इतना आगे बढ़कर मॉली के सामने बैठी हुई थी। और मॉली उनसे पूछती है कि क्या आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगल था आप उसको फेस करके इतना आगे बढ़ पाई हैं। तो तब वो वहाँ पर डॉक्टर कहती है हाँ अगर मैं बढ़ पाई हूँ तो तुम भी बढ़ोगी। फिर उसके बाद मॉली का वहाँ पर सेशन चालू होता है और सेशन खत्म होने के बाद जब जे कॉल पर ही बात कर रहे थे तब वहाँ पर मॉली को देखते ही वो कॉल कट कर देते हैं और फिर उसके बाद मॉली से पूछते हैं तुम्हारा सेशन कैसा रहा। तो मॉली कहती है अच्छा था, ठीक ही था। पर मॉली का ये बात सुनकर जे उसे कहते हैं कि चिंता मत करो, धीरे धीरे अब सब ठीक हो जाएगा। और वहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर मॉली जे का बहुत इंतज़ार कर रही थी क्योंकि जे 2 दिन से घर वापस नहीं आए थे। और जैसे ही वहाँ पर गेट पर वही सीसी आती है तब सीसी को वहाँ पर पाकर मॉली उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वहाँ पर सीसी कहती है मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मेरा सब कुछ छीनने के बाद तुम कह रही हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तुम्हारी वजह से जे ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, वो हमारा इंगेजमेंट तोड़ दिया और तुम अब मुझसे पूछ रही हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है मेरे साथ ये सब। और वो तो हमारे कंपनी से जो कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और मेरे फादर ने उनकी मदद की थी उससे भी वो हाथ पीछे कर रहा है। तुम्हें इतना सबक अभी तक मिल ही नहीं पाया है कि तुमने अपना वो वीडियो भी शायद सुन ही लिया होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पर फिर भी तुम अभी भी जे के लाइफ में वापस आ गई हो, मुझे तो तुम पर पहले ही से शक था। और वहाँ पर जब मॉली को ये बात पता चलती है कि वो वीडियो जे ने नहीं बल्कि सीसी ने लाया था, जिस पर वहाँ पर जे उस समय माफ़ी भी मांग रहा था रूरू से कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है और वो शायद कभी कर भी नहीं सकता है, चाहे वो कितना ही गुस्सा और कितना ही नाराज़ क्यों ना हो मॉली से। और यही प्रेजेंट में वहाँ पर
सीसी अपना गलती ये भी मान लेती है। पर तभी जब वो सीसी मॉली को और टॉर्चर करने वाली थी तब वहाँ पर जे आ जाते हैं और वो ये इन सब बातों को जान लिए थे। इसी वजह से वो वहाँ सीसी से सब कुछ नाता तोड़ दिए थे और उससे ये बात कह भी देते हैं कि तुमसे मैंने कभी प्यार किया ही नहीं, आज नहीं तो कल हमारा ये एंगेजमेंट टूट ही जाता। पर ये सब सुनकर वहाँ सीसी और गुस्से में कहती है कि ठीक है, अगर तुमने ये सब कुछ सोच ही लिया है तब आगे आने वाला जो भी होगा तुम्हारा नुकसान उसमें तुम ही अकेले झेलोगे और ये तुम्हारी ब्लाइंड गर्ल भी। और उसके जाने के बाद वहाँ जे मॉली से कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पर वहाँ मॉली पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तुमने आखिर उससे ब्रेकअप क्यों किया। जिस पर वहाँ जे कहते हैं वो तो बस एक बिजनेस के लिए मैरिज था, मैं उससे प्यार थोड़ी करता था। अगले दिन देखते हैं जहाँ पर ब्रेकफास्ट के टाइम पर जे फिर से किसी से बात कर रहा था, उससे कह रहा था कि जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा वो सीसी की वजह से तुम हैंडल कर लेना और मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ भी प्रॉब्लम हो आगे आने वाले मेरे किसी भी प्लान में। और वहाँ पर ये बात करते करते वो बाहर भी चले जाते हैं और जब मॉली ये सब कुछ खबर जानना चाहती थी कि आगे जे के कंपनी के साथ क्या हो रहा है तब वहाँ पर फिर से और उससे कहते हैं कि तुम क्या सुन रही हो। जिस पर मॉली बस उनसे झूठ कह देती है कि वो तो नॉवेल सुन रही है, क्या तुम्हें भी सुनना है। जिस पर जे कहते हैं वो तो ठीक है, तुम अभी आराम करो, ठीक है। फिर उसके बाद मॉली अच्छे से रेडी होकर वो रूरू के साथ उसी जगह पर सेशन को अपने कंप्लीट करने के लिए जाती है और वहाँ डॉक्टर से वो बात कर उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे अब ठीक हो रही है। जो भी कुछ डॉक्टर उसे बताते हैं करने के लिए वो सब कुछ मॉली घर आकर भी वापस करती है और उसे वो सब कुछ मोमेंट याद आता है जब वो पियानो प्ले करती थी और वो भी सिर्फ अपने जे के साथ, तब उसे कितना ज़्यादा ही अच्छा लगता था और वो ये ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो वापस से पास्ट में उसी समय आ गई थी जब वो जे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। भले वो उसका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा था पर फिर भी जे उसके साथ था, इसी बात का उसे ज़्यादा खुशी था। और ये सब सुनकर वहाँ पर तो जे भी आ जाते हैं और उसका बहुत अच्छे से तारीफ कर रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम तो धीरे धीरे और अच्छी हो गई हो पियानो प्ले करने में। और वहाँ पर मॉली कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर वहाँ पर मॉली से कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ एक जगह आ सकती हो, मुझे तुमसे बात करना है। फिर उसके बाद वहाँ पर एक लॉयर आते हैं और मॉली को बताते हैं कि तुम्हें ये सब पेपर्स पर साइन करना होगा। और वहाँ मॉली जे से पूछती है कि ये कौन से पेपर हैं और तुम मुझसे किस पेपर पर साइन करवा रहे हो। जिस पर जे कहते हैं कि ये इसी घर का पेपर है जो घर तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारे लिए लिया था और उनके जाने के बाद मैंने तो तुमसे प्रॉमिस किया ही था कि ये घर तुम्हें वापस मिल जाएगा। पर सिर्फ वो घर के पेपर नहीं थे, उसमें कंपनी के भी पेपर थे जो जे अपनी कंपनी का नाम और हर एक शेयर को उस मॉली के हाथ में कर देते हैं और मॉली को ये बात पता भी नहीं चल पाती है। और वहाँ जब असिस्टेंट और चले जाते हैं तब वहाँ पर जे आखिरी बार मॉली को गले से लगाते हैं। मॉली इस पर पूछती भी है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि तुम मुझे टच ना करो तभी मुझे अच्छा लगेगा। तो वहाँ पर जे कहते हैं बस एक आखिरी बार मुझे तुम्हें गले लगाना है, वो भी अपने मन में। पर मॉली के सामने तो वो कह रहे थे कि बस कुछ समय के लिए। और इसी तरह से जे अपने प्लान में आगे धीरे धीरे बढ़ रहे थे और उन्हें उस इंसान के बारे में भी पता चला था जिसकी वजह से मॉली वो सब कुछ ट्रॉमा उन्हें मिला था और वो अब तक उस ट्रॉमा से गुजर रही थी। और उस इंसान को मज़ा चखाने के लिए वो बहुत ही बड़ा प्लान बनाए हुए थे और वो आखिरकार उनके प्लान में आकर वो इंसान अपनी जान की भीख मांग रहा था और जे से ही कहने लगता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी फैमिली बहुत अमीर है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो दे देंगी। और वहाँ पर जे उनसे कहते हैं ठीक है चलो मेरे साथ। और अब गाड़ी में देखते हैं जहाँ पर उस इंसान को होश आता है तो वो कहता है कि ये तो हॉस्पिटल साइड हम लोग नहीं जा रहे हैं। जिस पर जे कहते हैं बिल्कुल सही समझा है, हम तुम्हारे रास्ते से जा रहे हैं और अब तुम इस दुनिया को अलविदा कह दो। जिस पर वो इंसान कहने लगता है कि मैं जान गया हूँ कि तुम कौन हो और अभी गाड़ी रोको, मुझे नहीं जाना है यहाँ से कहीं दूर। पर तभी वहाँ पर जे तो ठाने लिए थे कि इसको अब नहीं छोड़ेंगे और वहीं पर पीछे एक बहुत बड़ा ट्रक आता है, उनका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट के बाद वो इंसान तो बच नहीं पाता पर जे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और जब डॉक्टर उनका इलाज करते हैं तब उन्हें कुछ लग रहा था कि वो अब बच सकते हैं। पर
वहाँ आखिरी टाइम में बस जे मॉली के बारे में सोच रहे थे और उससे कहते हैं कि अब तुम फाइनली हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो गई हो। जो इंसान तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, मैंने उन सबको निकाल दिया है। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर रूरू बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर वहाँ मॉली के सामने आती है और जो भी कुछ हुआ था, वो इंसान जो उसे इतना टॉर्चर किया था और उसे वो ट्रॉमा दिया था, वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में भी बताती है। और साथ में रूरू ये भी बात बताती है कि जे भी अभी हॉस्पिटल में है। और ये सब सुनकर वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और ये सब शॉकिंग था उनके लिए कि अचानक से आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। फिर उसके बाद धीरे धीरे मॉली को रियलाइज़ होता है कि जे ने ये शुरुआत से ही प्लान बना के रखा था कि क्या कैसे करना है। और ये सब जानकर उन्हें और ज़्यादा बुरा लग रहा था और वो भागी भागी अब हॉस्पिटल के लिए जा रही थी। पर वहाँ पर रूरू उनसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे इसके बारे में शायद पता चल गया था पर मैंने तुम्हें नहीं बताया। पर वहाँ पर मॉली बस एक ही बात कह रही थी कि अभी जे के पास जाना है। उसने सबको गुड बाय कहा, मुझे नहीं कहा। फिर तभी उसे याद आता है कि जे ने उसे आखिरी बार गले लगाया था और वही उसका गुड बाय था। ये जानकर उन्हें और रोना आ जाता है। फिर अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर उनकी जान तो बचा लिए थे पर वो अभी भी कोमा में ही थे। और फिर उसके बाद मॉली उसी तरह से उनका ख्याल रख रही थी और वहाँ जब जे के असिस्टेंट उनके पास आते हैं और कहते हैं कि आखिरी खत है जो जे ने आपके लिए रखा था। लेटर को पढ़कर वहाँ पर मॉली और रोने लगती है क्योंकि उसने अपनी लाइफ का वो सब गलती जो भी उसने मॉली के साथ किया था और उससे मिलना, वो सब कुछ खुशी गम हर एक पल को उसमें लिखा गया था। और ये सब पढ़कर उन्हें और ज़्यादा ही बुरा लगता है और वो बस विश कर रही थी कि जे जल्द से जल्द उठ जाए।